हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं सब लोग बढ़िया। केमिस्ट्री की बात भाटिया सर के साथ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी केमिस्ट्री का, क्लास 10 का, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख चुके होंगे कि मैंने आपको उसमें थोड़ा सा एसिड बेस का इंट्रोडक्शन दिया था, डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके बीच में, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो चीजें मैंने आपको बताई थी, बेसिक एग्जांपल्स बता दिए थे मैंने आपको। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चलिए एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए यहां मैं लिखता हूं ए माने एसिड, बी माने बॉल, बॉल नहीं बेस, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेस, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एसिड। बट पता चले एसिड एप्पल समझ के एसिड को खा मतलब पी मत लेना, वरना बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर एसिड है हमारे पास, अगर एसिड को हम लोग मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 बनाता है, यही बेस के साथ है। अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2, और बेस के साथ भी यही है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस मेटल जिंक ले लीजिए तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ओके, बैलेंस आप कर लेंगे, यू ऑलरेडी स्मार्ट। अगर नहीं आता तो वीडियो देख लीजिए, चैप्टर 1 की ऑलरेडी अपलोडेड है, कैसे बैलेंसिंग करनी है आप लोग पता चल जाएगा। ठीक, अब बेस है, बेस ले लीजिए NaOH। अगर इसको हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करें Zn तो ये हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये ज्यादा अच्छा सॉल्ट नहीं बनाता, बेस उतना अच्छा सॉल्ट नहीं बनाता जितना हमारा एसिड बनाता है। ठीक है ना, आप रिएक्शन नहीं समझ गए होंगे, Na2ZnO2 ये कौन सा सॉल्ट है, तो नाम देखा भी नहीं सुना भी नहीं, तो इतना अच्छा सॉल्ट नहीं बनाता। चलिए दूसरे पे आते हैं। अगर हमारा जो एसिड है वो अगर मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट होगा तो सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। अगर हमारे पास जो एसिड है वो अगर मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट होगा तो सॉल्ट और H2O बनाएगा, और जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट होगा और वो बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O। ध्यान समझिएगा, बेस ज्यादा मेटल के साथ ज्यादा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं होता है, तो अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट हो रहा है तो सॉल्ट और H2O बनाएगा, सॉल्ट और H2O। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक होता है, इधर जो मेटल ऑक्साइड का नेचर है वो बेसिक होता है। रिएक्शन देख लेते हैं, आइए HCl प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, तो बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O, बन गया मेटल ऑक्साइड। इसका नेचर बेसिक होता है, एसिड में जो मेटल ऑक्साइड लेते हैं उसका नेचर हमेशा बेसिक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बेस ले लेते हैं NaOH। अगर NaOH नॉन मेटल ऑक्साइड SO2 ले लीजिए तो ये क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O, तो बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा सॉल्ट प्लस H2O, वाटर साथ में। और यहां पर जो मेटल ऑक्साइड होता है, यहां पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड है जो बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है वो होता है एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। चलिए लास्ट थर्ड, अगर हमारा एसिड हो या बेस हो, अगर वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और CO2 साथ में निकलेगी। ये ध्यान रखिएगा, एसिड और बेस अगर मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा, मोस्टली एसिड ही रिएक्ट करते हैं, बेस कम रिएक्ट करते हैं। अगर एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो इसमें सॉल्ट, वाटर और साथ में CO2 गैस भी निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एसिड या बेस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस भी निकलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये अगर CO2 गैस इवॉल्व हो रही है तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि अगर सर ये CO2 गैस निकल रही है तो इसको रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका है। मान लीजिए आप CO2 गैस आपने रिएक्शन की निकल रही है
तो क्या होता है, एक बीकर में आप क्या करिए, CaOH2 का सॉल्यूशन ले लीजिए, लाइम वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लाइम वाटर, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। लाइम वाटर का सॉल्यूशन ले लीजिए, इसमें डाल लिया आपने, ठीक है। यह जो रिएक्शन हो रही है उसका जो पाइप है उससे पाइप कनेक्ट करके इसमें डाल दिया उसके पाइप को। यहां पर जो रिएक्शन हो रही थी मेटल कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन के साथ, उसकी रिएक्शन अंदर पाइप डाल के या आपने स्लेक्ड लाइम में डाल दिया, तो क्या होगा, यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता जाएगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। अगर यहां पर व्हाइट पीपीटी बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब यहां वाली रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन में CO2 इवॉल्व हो रही है। याद रखिएगा, व्हाइट पीपीटी इवॉल्व होगा, ठीक है। ओके, चलिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये तो प्रैक्टिकल है, लैब में जाएंगे तो आप आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल है, लैब में जब जाएंगे आप आसानी से समझ में आ जाएगा। थ्योरी में थोड़ा बात कम समझ में आता है, जब खुद करते हैं तो अच्छे समझ में आता है। और केमिस्ट्री बेस्ड है आपके प्रैक्टिकल पे, केमिस्ट्री जितनी आप प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे आपको सारी नॉलेज अच्छे से होती जाएगी। प्रैक्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए, एक बात थी हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, वीक एसिड और बेस। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड मोर H+ आयन बनाता है और ये मोर HOH- आयन बनाता है। यस, अगर एसिड को पानी में भिगोले तो बहुत सारे H+ आयन बनेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत सारे OH- अगर बेस को डालेंगे तो बहुत सारे OH- बनेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इधर less H+ ion on dissolving और less OH- ion on dissolving, less H+ ion weak acid, less OH- ion weak base। एग्जांपल इधर हो जाएगा HCl H2SO4 strong acid, strong base NaOH KOH, less H+ ion weak acid H2CO3 कार्बोनिक एसिड, लेस OH- बेस मतलब MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जांपल हो गए आपके, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। चलिए, अब देखिए क्या होता है, जो हमारे ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, तो मैंने आपको बता दिए, ठीक। अब क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स भी आते हैं। क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, आपको पता है। इनको पहचानने के लिए कुछ तरीके भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग नहीं, चलिए वो बताता हूं मैं इंडिकेटर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेटेड कोई है तो वो प्योर फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। लैब में लिखा होता है ना बॉटल के ऊपर कंसंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म में है। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिक्स किया गया है। लैब में जाएंगे, बॉटल्स रखी होती हैं, बीकर्स रखे होते हैं, लिखा होता है ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, इसका मतलब कंसंट्रेटेड प्योर है, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिलाया गया है, ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मान लीजिए एसिड है, डाइल्यूशन कैसे करते हैं, डाइल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना मिस हैपनिंग हो सकती है। एसिड है और एसिड को हमें डाइल्यूट करना है, तो हमने पानी उठाया, एसिड रखा है, पानी मिला दिया। ऐसा करेंगे ना सारी भाप ऊपर आएगी, हमारा मुंह गायब। थोड़ी देर बाद देखेंगे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, हड्डी वो भी गल जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पहले पानी लेते हैं, वाटर जितना आपको लेना है, फिर इसमें स्टिरर लगाते हैं, जिसको इससे हिलाया जाता है, उसको स्टिरर डालते हैं, फिर धीरे 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 स्लोली पेशेंटली एसिड डालते हैं और यहां से हिलाते रहते हैं धीरे धीरे। तो पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में धीरे 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 धीमे धीमे, है ना कहा ना, धीमे धीमे, तो धीमे धीमे एसिड मिलाएंगे, ठीक है। चलिए गुड, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लैब में जो ये करेंगे ना मिस हैपनिंग हो सकती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। अब आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
चलिए ऑल फैक्ट्री क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री को एक साथ इकट्ठा करना नहीं। ऑल फैक्ट्री डिपेंड होता है ऑर्डर और टेस्ट। अगर किसी चीज को स्मेल करेंगे या टेस्ट करेंगे तो वो कैसा स्मेल करेगा, पहचान सकते हैं वो एसिड है कि बेस है, एसिड है कि बेस है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड टेस्ट। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास पीएच, पीएच स्केल। यप, पीएच स्केल क्या करता है, ये सिर्फ ना ही उस केमिकल का नेचर बताता है बट साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको सिर्फ केमिकल का नेचर नहीं बताता है, प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। क्या बताता है, स्ट्रेंथ भी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल इंडिकेटर ना आपको सिर्फ केमिकल का नेचर बताता है, साथ में वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, चलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लिया। अब कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या कलर चेंज करते हैं तो मैं बता दे रहा हूं आपको। ये इंडिकेटर्स लिख दिए मैंने यहां पर, ये एसिड लिख दिया यहां पर, और यहां मैंने बेस लिख दिया। अब मान लीजिए मैंने लिटमस लिया। लिटमस क्या करता है, एसिड ब्लू है तो ब्लू को रेड में कर देगा, और अगर रेड है तो रेड को ब्लू में कर देगा। लिटमस एसिड है तो ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। अगर उसमें रेड लिटमस डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा ना। ब्लू को रेड करता है एसिड, और बेस रेड को ब्लू करता है। ध्यान रखिएगा, एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू करता है। अगर एसिड में हमने रेड डाल दिया तो रेड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, दिमाग में उसेड़ लीजिए। अगर बेस में हमने ब्लू डाल दिया तो ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद टर्मरिक। टर्मरिक अगर एसिड में लेते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। अगर उसमें बेस लेते हैं, चूना मिला देते हैं, हल्दी में अगर चूना मिला दे तो ये रेड कलर दिखता है, रेड कलर के जैसा, रेड कलर के टर्मरिक है। एसिड मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर बेस लेंगे तो रेड आ जाएगा। चूना है ना, चूना, चूनों को मिक्स करेंगे। चलिए, टर्मरिक के बाद आता है हमारे पास फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है। एसिड मिलाएंगे तो नो चेंज, और बेस मिलाएंगे तो पिंक। एसिड मिलाएंगे तो नो चेंज, और बेस मिलाएंगे तो पिंक। क्या बोला मैंने, फिनोप्थलीन में अगर एसिड मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बेस मिलाएंगे तो पिंक हो जाएगा। लास्ट मिथाइल ऑरेंज, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, लैब में करेंगे तो आसानी रहेगी। मिथाइल ऑरेंज, अगर एसिड में मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो ये आपका कलर होगा रेड। कौन सा कलर होगा, रेड। अगर बेस मिलाएंगे मिथाइल ऑरेंज, अगर बेस को मिथाइल ऑरेंज में मिलाएंगे तो कलर होगा येलो। इसको लर्न कैसे करें, माय एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। मिथाइल ऑरेंज रेड, एसिड येलो। माय एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। एप्पल माने एसिड, रेड, बनाना वाले भी बेस मतलब येलो। तो ये ध्यान रखिए, ये इंडिकेटर्स है, मैंने आपको बता दिया। सो आज हमने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स के बारे में जाना, डाइल्यूशन के बारे में जाना। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच की इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में क्या क्या है, 4-5 है, बता दूंगा बेसिक। उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। दैट इज सॉल्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। केमिस्ट्री की बात भाटिया सर के साथ। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।